गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देश का ये 72वां गणतंत्र दिवस समारोह था आज, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। राजपथ पे शानदार जश्न था। तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही थी, और इस दौरान में मैं कई बार राजपथ के चक्कर काटे, आपको तस्वीरें भी दिखाई अलग अलग कहानियों के जरिए, और इतिहास भी बताया आपको। राजपथ, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस, सारी चीज़ों का आप में से बहुत सारे लोगों के मेल भी आए, और थैंक यू वेरी मच। तो राहुल श्रीवास्तव जी ने काफ़ी उसमें जानकारी दी, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी ने काफ़ी तस्वीरें दिखाई। आज हुआ ये कि रास्ते में शूट पे जब निकल रहे थे तो कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से एक सवाल पूछा मैंने कहा कि ये बताओ, 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है और जो 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? शिकारपुरी को ये बात मालूम नहीं थी। मुझे लगा हो सकता है कुछ और लोगों से पूछा। आप यकीन माने 10 में से 7-8 लोगों को पता ही नहीं था, और कुछ लोगों के मेल भी आए थे। तो मुझे लगा कि आज कहानी शुरू करूं और आपको कहानी बताऊं। उससे पहले थोड़ी सी तिरंगे की कहानी भी, चूँकि इससे अच्छा मौका होगा नहीं। आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, 15 अगस्त और 26 जनवरी के ध्वजारोहण समारोह और झंडा फहराने के समारोह में कई फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि 26 जनवरी को जब राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं तो ये तिरंगा जो है हमारा, ये पहले से ऊपर होता है, बंधा होता है, बाकायदा उसको फोल्ड करने का एक तरीका होता है, और राष्ट्रपति सिर्फ नीचे से रस्सी को खींचते हैं और वो आकाश में जो तिरंगा ऊपर लटका होता है वो खुल जाता है और फहराना शुरू हो जाता है। तो 26 जनवरी का तिरंगा जो फहराया जाता है वो तिरंगा पहले से ऊपर होता है, सिर्फ रस्सी नीचे से खींचनी होती है, तिरंगा खुलता है, फूल बरसते हैं, और इस तरीके से ये झंडा फहराने का समारोह पूरा होता है। तो पहला फ़र्क तो ये है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। 26 जनवरी का आपको बताया कि तिरंगा ऊपर होता है, नीचे से रस्सी खींचते हैं, लेकिन 15 अगस्त में क्या होता है? 15 अगस्त में तिरंगा नीचे से रस्सी के जरिए खींचकर पहले ऊपर ले जाया जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर उसे झटके से खोला जाता है, और तब वो तिरंगा फहराता है। यानी 26 जनवरी में तिरंगा पहले से ऊपर होता है, लेकिन 15 अगस्त में नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और फिर खुलता है, फिर फहराता है। तो ये पहला फ़र्क है 26 जनवरी और 15 अगस्त के तिरंगे को फहराने में। दूसरा फ़र्क ये है, अच्छा ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे तिरंगा फहराया था। तो उनको सम्मान देने के लिए जिस तरीके से उस तिरंगे को नीचे से ऊपर ले जाया गया, उसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है। और 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसी तरीके से तिरंगा फहराते हैं। जबकि 26 जनवरी, चूँकि उस दिन संविधान का, हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ये संविधान, भारत का जो संविधान बना, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हमारा अपना कानून, हमारे अपने संविधान, हमारी सारी चीज़ें, ये देश कैसे चलेगा, तो वो जो संविधान बने, उसी संविधान को मनाने के लिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस में तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं, स्वतंत्र दिवस में तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं। गणतंत्र दिवस राजपथ पर होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो लाल किले से होता है। रिपब्लिक डे पे बाकायदा परेड होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस डे है उस पर कोई परेड नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम भाषण देते हैं। रिपब्लिक डे पे राष्ट्रपति एक दिन पहले भाषण देते हैं। रिपब्लिक डे पे हर साल एक खास मेहमान होते हैं, विदेश के कोई ना कोई राष्ट्र अध्यक्ष, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर कोई ऐसा मेहमान नहीं होता, वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री होते हैं, वही भाषण देते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है 15 अगस्त और 26 जनवरी के तिरंगा फहराने के बीच में। अब कई लोगों ने तिरंगे के बारे में भी पूछा था, तो मैं आपको शॉर्ट में ये भी बताऊं कि हमारे तिरंगे की कहानी और इतिहास क्या है। ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, जो सारे 26 जनवरी के दिन और बाकी दिन जो हम लोग फहराते हैं, 15 अगस्त के भी दिन, बेशक तरीका अलग अलग है, लेकिन तिरंगे, मैं कैमरामैन विनोद शिकारपुरी से कहूँगा कि अगर इन तिरंगों को आपको दिखाएं तो मैं इसकी कहानी भी सुनाऊँ। ये तिरंगा 3 रंग का है, आप देखेंगे इसमें तो, और बीच में चक्र है। ये जो तिरंगा है इसका डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ये साउथ के थे और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में
मैं चाहूँगा शिकारपुरी इन्हीं तिरंगों को थोड़ा सा लगातार आपको दिखाएं और इसके थोड़ा सा क्लोजअप में भी दिखाएं। तो ये तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 को जो अभी आप तिरंगा देख रहे हैं, भारतीय संविधान सभा की बैठक में इस तिरंगे को मंजूरी दी गई थी। 22 जुलाई यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जब हम आज़ाद हुए थे, उससे लगभग 25 दिन पहले इस तिरंगे को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद इसे अपनाया गया। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया जाता है, इसे फिर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे मान्यता दी गई और अपनाया गया। और इस तिरंगे का डिजाइन आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने किया था। तो ये पिंगली वेंकैया की देन है ये तिरंगा। अब 3 रंगों से मिलकर बना है जो आप अपना तिरंगा है जो देख रहे हैं आप। केसरिया भी है, सफेद भी है और हरे रंग है। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये तिरंगा, इससे पहले भी इस देश में कई ऐसे राष्ट्रीय ध्वज बन चुके हैं, बल्कि 6 बार तिरंगे का स्वरूप और प्रारूप बदला है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने केसरिया और हरा झंडा सामने रखा था। फिर जालंधर के लाला हंसराज ने इसमें चरखा जोड़ दिया और गांधी जी ने इसमें सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया था। सबसे पहला जो अपना ध्वज था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, जो अलग अलग वक्त में, वो पहले लाल और पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था पहली बार। दूसरा ध्वज 1907 में पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ जो जहां से गए थे कुछ क्रांतिकारी, उन्होंने वहां झंडा फहराया था। यह भी पहले ही ध्वज की तरह था। इसमें सबसे ऊपर बनी पट्टी पर 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे, जबकि एक कमल था। तीसरा ध्वज साल 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरे क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के रूप में इस पर बने 7 सितारे थे। चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान 1921 में बेजवाड़ा में फहराया गया था। ये 2 रंगों लाल और हरे से बना था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की एकता को दर्शाता था। बाद में गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के जो बाकी भी और धर्म के लोग हैं, उनकी भी नुमाइंदगी हो। इसके लिए इस रंग में एक और आप सफेद पट्टी जोड़ दें और साथ में चलता हुआ चरखा भी इसमें जोड़ देना चाहिए, जो जोड़ा गया। फिर 5वां ध्वज साल 1931 में फहराया गया। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। फिर 22 जुलाई 1947 को, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कि केसरिया, सफेद और हरे रंग का झंडा अपनाया गया, जिसके बीचों बीच अशोक चक्र डाला गया। और इस अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। आप अगर गौर से देखेंगे इस झंडे को, तो ये अशोक चक्र है, हालांकि हवा इतनी तेजी से नहीं चल रही कुछ में। तो इस चक्र के बीच में कुल 24 तिल्लियां हैं और फिलहाल यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और इसी को 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी और बाकी तमाम मौक़ों पर फहराया जाता है। तो मुझे लगा कि आज मौका है 26 जनवरी का, तो क्यों ना इस मौके पर तिरंगे की भी थोड़ी सी कहानी आप तक पहुंचा दूं। तो ये थी पूरी तिरंगे की कहानी। 6 बार अब तक हमारा भारतीय तिरंगा बदला है, लेकिन अब 47 से लेकर आज तक तिरंगे का स्वरूप यही है, प्रारूप यही है। 3 रंगों का ये तिरंगा है, बीच में अशोक चक्र है, जिसके बीच में 24 तिल्लियां है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में के बीच में झंडा फहराने का तरीका कैसा होता है, अलग होता है, क्या क्या फ़र्क है, तिरंगे की कहानी क्या है, मुझे लगता है कि शायद आपको, जिन लोगों को नहीं मालूम हो, उनको ये जानकारी मिली होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत पहले एक फिल्म आई थी मुगल आजम। मुगल आजम में एक सीन था जिसमें अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने की बात की जाती है। वो बड़ा मशहूर और हिट सीन था, लेकिन वो फिल्मी था, फिल्मी सीन था। उसके बाद जुर्म की दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए जिसमें लगभग अनारकली की जैसे ही लोगों को दीवारों में चुनवाने की बात की गई। लेकिन आज 2021 में भी इस तरह की चीज़ें हो और सामने ऐसी कहानियां आए, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं और आज जुर्म की शक्ल क्या है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी लाश दीवार के अंदर से बरामद हुई, और उस कत्ल के पीछे की जो कहानी थी वो भी बेहद अजीब थी। बात है 15 जनवरी
इसी साल, आज 26 जनवरी है, मतलब 11 दिन पहले की, महाराष्ट्र में एक जगह है पालघर, और वहाँ बीच में कुछ साधुओं के साथ क्राइम भी हुआ था। आपको कहानी मालूम होगी वो सारी, जब लिंचिंग हुई थी और 2 मासूम साधुओं की मौत हो गई थी। तो इसी पालघर में एक वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स है, एक सोसाइटी है जहां लोग रहते हैं। 15 जनवरी की शाम को अचानक पालघर की पुलिस की एक बड़ी टीम इस दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। उस टीम के साथ दूसरे थानों की भी पुलिस की टीम थी, साथ में एम्बुलेंस था, साथ में कुछ मजदूर थे। अब इतने बड़े लाव लश्कर के साथ जब पुलिस की टीम पहुंची तो पड़ोसियों को बड़ा अजीब लगा कि क्या हो गया है। सारे वहां रहने वाले मिडिल क्लास सीधे साधे लोग, और इतनी बड़ी पुलिस की टीम को देखकर वो घबराई भी। पुलिस उस कॉलोनी में पहुंचती है और सीधे फ्लैट नंबर 101 की तरफ बढ़ जाती है, 101। अब किसी को कुछ पता नहीं कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन पुलिस को देख के तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि एम्बुलेंस क्यों है, सवाल ये भी उठ रहा है कि ये फावड़ा, छेनी, हथौड़ी लेकर मजदूर क्या कर रहे हैं पुलिस के साथ। ये तमाम बातें और तमाम तरह की चीज़ें हो ही रही थी कि पुलिस की टीम 101 फ्लैट नंबर में दाखिल होती है। जब वो फ्लैट में दाखिल होती है तो थोड़ी देर के बाद पड़ोसियों के फ्लैट के अंदर से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है तोड़फोड़ चल रहा है। काफ़ी देर तक तोड़फोड़ का काम चलता रहता है। इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं। अचानक फ्लैट नंबर 101 से अब पुलिस की टीम, डॉक्टरों की टीम, जो उनके साथ मजदूर है, वो बाहर निकलते हैं, और उन्हीं के साथ साथ एक स्ट्रेचर पर एक कंकाल बाहर निकलता है। उसको देखकर लग रहा था कि इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, बट ये कंकाल लड़की का है कि लड़का, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम। पुलिस एम्बुलेंस में कंकाल को डालती है और लेकर चली जाती है। उसके बाद उसका टेस्ट होता है, डीएनए होता है। तो पहली चीज पता चल गई थी कि ये जो मौत हुई है, ये करीब 1.5 महीने के आसपास पुरानी लाश है, जो कंकाल है। फिर डीएनए के जरिए ये भी पता चलता और बाकी उन चीजें कि ये मरने वाली लड़की है, जिसकी उम्र करीब 30-32 साल है। अब जब ये बात पता चली तो पड़ोसी दंग रह गए, हैरान रह गए। इसके बाद धीरे धीरे अब कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि इसी पालघर में एक लड़की रहती थी, और जिसका नाम था अमिता। 21 अक्टूबर 2020, पिछले साल, वो अपने घर से निकलती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सूरज है, वो उसके साथ शॉपिंग करने जा रही है अपनी शादी के लिए। अब अमिता की कहानी ये है कि अमिता पालघर के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, और उसे एक सूरज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। पर सूरज के घर वाले शादी के लिए तैयार थे, ना अमिता के घर वाले सूरज से उसकी शादी कराने को तैयार थे। बट ये दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं, वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल तक दोनों की दोस्ती रहती है, 6 साल दोनों में प्यार होता है। सूरज भी अमिता से प्यार करता, अमिता भी सूरज से प्यार करती। फर्क ये था कि अमिता सूरज से शादी करना चाहती थी और सूरज शादी के लिए तैयार नहीं था। इस बीच में इन दोनों के इस रिश्ते की चर्चा घर तक पहुंची। अमिता के घर वाले, इधर वक्त बीत रहा था, अमिता की उम्र भी 30 के पार हो गई थी, वो उसकी शादी कराना चाहते थे। उन्होंने लड़का भी देखना शुरू कर दिया। जब अमिता को ये बात पता चली तो उसने घर वालों से कहा कि वो शादी नहीं करेगी, और अगर शादी करेगी तो सिर्फ सूरज से करेगी। उसकी जिद के आगे आखिरकार घर वाले हार गए। सूरज में ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी, अच्छा लड़का था, नौकरी पेशा था और शरीफ था। चूंकि बीच में अमिता कई बार सूरज को लेकर जिक्र कर चुकी थी अपने घर में, तो जब घर वालों ने देखा कि लड़का अच्छा है, शरीफ है, कमाता है, बेटी को खुश रखेगा, तो वो भी बेटी की खुशी के आगे टूट गए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी जहां मर्जी तुम शादी करो। फिर उन्होंने कहा कि उस लड़के से तो मिला दो। इसके बाद एक दिन सूरज अमिता के घर पहुंचता है, उसके माँ बाप से मिलता है। सूरज के अमिता के माँ बाप जो हैं उसके सामने सारी बातें बताते हैं, और अमिता उनके सामने कहती है कि मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। और सूरज को भी अमिता तैयार कर लेती है, और अब सूरज अमिता के माँ बाप के सामने कहता है कि हाँ, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उससे शादी करेगा। हालांकि सूरज ये भी कहता है कि उसके घर वाले इस शादी से नाखुश होंगे, इस रिश्ते से नाखुश होंगे,
लेकिन फिर भी वो अमिता के साथ ही शादी करेगा। अब मसला कोई बचा नहीं था, लड़का लड़की दोनों राजी, घर वाले भी तैयार मान गए अमिता के। इसके बाद अब कोई अच्छी सी तारीख देखकर निकाल कर शादी करनी थी। बीच में कोरोना, लॉकडाउन, सारी चीज़ें थी, तो वो बात चलती रही। फिर ये था कि अब कोई मुहूर्त निकाल कर शादी करनी है। इस दौरान में जब घर वाले राजी हो गए सूरज और अमिता की शादी के लिए, तो सूरज ने एक घर किराए पे लिया था इसी पालघर में और वृंदावन दर्शन कॉम्प्लेक्स में। तो कई बार दोनों जब मिलते तो एक तरह से अमिता सूरज के उसी पालघर के दर्शन कॉम्प्लेक्स में भी रुक जाती, रह जाती। अब माँ बाप को भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो दोनों को पति पत्नी के तौर पर अब उसी नज़र से देख रहे थे, क्योंकि शादी की तारीख भी लगभग पक्की होने वाली थी। तो ये था कि चलो दोनों को एक साथ ज़िंदगी बितानी है, तो अगर एक साथ रह रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अमिता कई बार बीच बीच में घर से गायब रहती और सूरज के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में उसके अपार्टमेंट में ठहरती और घर वालों को ये सारी बात पता होती। इसी दौरान 21 अक्टूबर को अमिता एक दिन अपने घर से निकलती है और घर से ये कहकर जाती है कि वो शादी की शॉपिंग की अब शुरुआत करने जा रही है। और अब ये था कि नए साल में उसकी शादी हो जाएगी, इसी नए साल 2021 में। कोरोना का भी कहर पालघर में लगभग कम होता जा रहा था, वैक्सीन की आमद की खबर आ चुकी थी, तो अब लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 21 अक्टूबर को अमिता अपने घर से निकलती है और कहकर जाती है कि वो शॉपिंग करने के लिए सूरज के साथ जा रही है। रात को वो घर नहीं लौटती, चूँकि इससे पहले कई बार अमिता सूरज के साथ रुक चुकी है और वो घर में बता कर गई कि सूरज के साथ शॉपिंग करने जा रही है। तो घर वालों को कोई बात अजीब नहीं लगी कि वो रात को लौटी नहीं। उन्हें लगा कि वो सूरज के साथ ही रुक गई होगी। अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया। अगले दिन अमिता ने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि वो बिज़ी है अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग और इसमें, तो जब भी वक्त मिलेगा मैं कॉल कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। घर वालों ने फिर उसके बाद कॉल नहीं किया। 2-4 दिन और बीत गए। 2-4 दिन के बाद घर वालों को लगा कि अब तक लौट आना चाहिए, या कॉल ही कर ले या मैसेज करके बता दे। तो घर वालों ने फिर फ़ोन किया। फ़ोन वो उठाती नहीं, बीच में उधर से व्हाट्सअप या SMS कर देती कि मैं ठीक हूँ, बिज़ी हूँ, जब फ्री होंगी तब कॉल करूँगी। बात आई गई होगी, हफ्ता 10 दिन और बीत गया, लेकिन ये पहली बार हुआ। इससे पहले अमिता जब सूरज के पास जाती, रुकती, तो फिर बात भी करती, 2-4 दिन में लौट आती। लेकिन इस बार 10 दिन से ज़्यादा हो गए और अमिता लौटी नहीं। और इस बीच में जब भी फ़ोन करते हैं तो कभी स्विच ऑफ आता, कभी ऑन होता। तो एक आध बार अमिता की बड़ी छोटी सी बात भी हुई कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, और फ़ोन काट दिया। 10 से 15 दिन बीत गए। अब घर वालों को टेंशन होने लगी। अब वो सूरज से पूछते तो सूरज कहता है कि मैं बाहर हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ, और वो कोई ना कोई बहाना कर देता। घर वालों को लगा दाल में कुछ काला है। इसी के बाद अब तक करीब 15-20 दिन हो गए थे। अमिता के भाई ने जाकर पालघर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी बहन है और ऐसे से 21 अक्टूबर से घर से निकली है और गायब है, और वो सूरज के साथ निकली थी। अब पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, लेकिन सूरज भी घर में नहीं, वो काम के बहाने इधर उधर बता रहा कि मैं जा रहा हूँ। एक दिन सूरज टकरा जाता है अमिता के भाई को, और अमिता का भाई सूरज को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस के सामने कहता है कि यही बता सकता है कि मेरी बहन कहाँ गायब है, क्योंकि आखिरी बार इसी के साथ वो कहकर निकली थी। पुलिस अब रिपोर्ट लिखाने के बाद थोड़ी सी लापरवाह थी, लेकिन जब सूरज को सामने लेकर आता है और पुलिस को भी लगता है मामला कुछ गड़बड़ ना हो, इसके बाद पुलिस सूरज से सख्ती से पूछताछ करती है। सूरज लगातार टालता रहता है। वो कहता है कि वो कहीं चली गई, मामूली बात हो गई थी, मैं खुद बिज़ी था, लेकिन मुझे नहीं मालूम है अब कहाँ है। लेकिन फिर पुलिस अपने पेशेवर तरीके को अपनाती है, सख्ती करती है, और उस सख्ती में सूरज टूट जाता है। इसके बाद सूरज पुलिस से कहता है कि आपको अमिता का पता चाहिए, चलिए मेरे साथ। पुलिस टीम के साथ अब सूरज इसी दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है जो उसने किराए पर लिया था। वहां ले जाने के बाद वो पुलिस टीम को कुछ बातें बताता है। इसी के बाद तमाम मजदूर, एम्बुलेंस की गाड़ी इस दर्शन कॉम्प्लेक्स में पहुंचती है। सूरज के उस किराए के घर में जाने के बाद सूरज के कहने और इशारा देने पर पुलिस की मौजूदगी में मजदूर सूरज के बाथरूम के अंदर दाखिल होते हैं, और बाथरूम का जो छत है वो इस तरीके से बना हुआ था
कि बहुत सारे कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं जिसमें आपका ओरिजिनल छत छुप जाता है, उसके नीचे कुछ और आप बना लेते हैं। तो उसने इशारा किया, मजदूरों ने उसको तोड़ना शुरू किया। जब तोड़ना शुरू किया तो बाथरूम की छत, असली छत के नीचे एक और दीवार बनाई गई थी, उसको तोड़ा गया। ऊपर से कंकाल नीचे गिरता है। ये वही कंकाल था जिसको पुलिस लेकर गई थी, और ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि अमीता का था, क्योंकि अमीता की गुमशुदगी के 40 दिन के बाद खुदाई हुई थी और तब जाकर ये अमीता का कंकाल सामने आया था। अब ये देखकर सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब आगे की कहानी सूरज को बतानी थी, उसी को सुनानी थी कि अमीता जो घर से शॉपिंग के लिए निकली वो इस बाथरूम की छत में कैसे समा गई। इसके बाद सूरज मुंह खोलता है और पूरी कहानी बताता है। सूरज अमीता को प्यार तो करता था, उसके साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन वो अमीता से शादी नहीं करना चाहता था। और इधर जैसे जैसे वक्त बीत गए, 6 साल रिलेशनशिप को हो गए, अमीता फोर्स कर रही थी उसे शादी करने के लिए। और इसी ज़बरदस्ती की वजह से सूरज को मजबूरन अमीता के घर भी जाना पड़ा, माँ बाप से मिलना पड़ा, शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। लेकिन वो शादी से बचना चाहता था। जब बहुत बात आगे बढ़ गई, अब घर वाले भी तैयार हो गए, अब उसके पास कोई बहाना बचा नहीं, तो इसके बाद अमीता और सूरज का झगड़ा होना शुरू हो गया। और सूरज को ये लगा कि अब शायद बात मुश्किल है अमीता को समझाना। अब उसे लगा कि अमीता से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो पीछा कैसे छुड़ाए? इसी के बाद उसने शॉपिंग के बहाने अमीता को अपने कॉम्प्लेक्स में बुलाया, वहाँ उसका कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद वो किस्तों में सीमेंट, बालू और सारी चीज़ें लाया, और एक जो अल्टरनेट छत के नीचे का छत था वो उसने वहाँ पे उसकी लाश को दीवार के अंदर डाली, और फिर उस दीवार को ईंट, गाड़े, सीमेंट, इन सारी चीज़ों से प्लास्टर करके बंद कर दिया, ताकि एक तो लाश छुपी रहे और दूसरे लाश की बदबू बाहर ना आए। और इस तरीके से उसने अपने ही प्यार को अपने ही घर के अंदर एक तरह से चुनवा दिया। हालांकि उसने ये बताया कि उसने जिंदा नहीं चुनवा था, बल्कि उसका पहले कत्ल किया था और उसके बाद लाश को दीवार के अंदर फिट कर दिया था। अब यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी। सवाल ये था कि तुम इतना प्यार करते थे, 6 साल के रिलेशनशिप थे, और वो अगर शादी करने के लिए नहीं कर रही थी, तुम शादी ना करते, मारा क्यों? तो फिर एक और सच सामने आया। वो सच ये था कि सूरज पहले से शादीशुदा था, उसकी शादी हो चुकी थी, और ये बात उसने अमीता या उसके घर वाले को कभी नहीं बताया। अब उसे लगा कि उसका ये राज खुल जाएगा, क्योंकि शादी न करने की कोई वजह, कोई रीज़न बताना पड़ेगा, और इस चक्कर में वो मारा जाएगा, फंस जाएगा। बस इसी डर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छुपाने के लिए और अमीता से शादी न करने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची, अपनी ही मोहब्बत का कत्ल किया, और फिर उसे अपने ही घर के बाथरूम में दीवारों के अंदर चुनवा दिया। सूरज अब पुलिस की कस्टडी में है। जो उसने जुर्म किया है इसकी सज़ा गंभीर है, मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी भी हो सकती है। तो मामला अभी चूँकि ये 15 जनवरी को खुला है, 11 दिन पुरानी खबर है, तो पुलिस के पास टाइम है चार्जशीट दाखिल करने की, बाकी तमाम सबूत, गवाह इकट्ठा करने की, ताकि एक मजबूत केस हो जिसको कोर्ट में आप सामने रख सकें और इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिला सकें। तो ये थी कहानी पालघर की। आज कहानी में इतना ही। कहानी ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आप तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ कल रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।